जायंट स्पीड बम्प रेस सुपर कार रेस्क्यू। मंत्री जी का लड़का अमन अपनी सुपर कार को लेकर शहर से गांव आ रहा था, लेकिन रोड अच्छा ना होने की वजह से वो कार चलाते वक्त बहुत ही परेशान हो जाता है। घर आते ही अमन चिढ़ते हुए अपने पापा जो मंत्री थे उनसे कहता है, अरे पापा, कितने दिनों बाद मैं गांव आया हूँ, पर आज भी गांव की हालत जो की तो है। आप मंत्री होकर भी रोड क्यों नहीं बनवाते अच्छे से? आपकी वजह से देखो मेरी नई सुपर कार की क्या हालत हुई है। बेटा तुम नहीं समझोगे, ये सब सियासी खेल है, लेकिन तुम कह रहे हो इसलिए इस साल पक्का रोड बन जाएंगे, समझो। चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खाना खाकर जब अमन अपने कार को देखने आता है तो उसकी सुपर कार गोबर से खराब हो चुकी थी। तब उसे देखकर अमन कहता है, ओह शिट, मेरी सुपर कार पर गोबर, यैक, किसने किया होगा ये? ऐसा कहकर अमन इधर उधर देखने लगता है। तब वहाँ से एक बुजुर्ग इंसान बैल ले जाते हुए उसे दिखाई देता है। अमन उस बुजुर्ग को रोकता है और उसे बुलाकर कहता है, यू सिली मैन, स्टूपिड कहीं के, देखो तुम्हारे बैल ने क्या हालत की है मेरे सुपर कार की। चलो अब तुम ही इसे अच्छे से साफ कर दो। अमन की ये बात सुनकर वो बुजुर्ग कहने लगता है, अमन बाबू, मुझे नहीं पता कि ये सब किसने किया। मैं तो अभी अभी यहाँ से जा रहा हूँ। आप अपने नौकरों से कहकर आपकी सुपर कार को साफ कर लो। मेरे बैलों ने कुछ नहीं किया। ओह शट अप यू स्टूपिड मैन, मुझे मना कर रहे हो? मैं एक मंत्री जी के बेटे को, अब तो ये किसी ने भी किया हो, पर साफ तो तुम्हें ही करना होगा। चलो काम पर लग जाओ। अमन बाबू, यू इंग्लिश में मुझे गालियां मत दो। आपको लगता है तो मैं साफ कर देता हूँ। मुझे क्या, ऐसे गोबर उठाना तो मेरा रोज का ही काम है, लेकिन आप जरा ज्यादा ही बातें कर रहे हो। अगर आपको कार साफ करवानी हो तो मुझसे पहले विनती करनी होगी। ओह शट अप वंस अगेन यू ओल्ड मैन, बिनती और तुम जैसे गरीब से? अबे चल भाग यहाँ से। आखिर तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मैं मंत्री जी का बेटा हूँ, मंत्री जी का। ऐसा कहकर अमन उस बुजुर्ग को वहाँ से धक्के मार के निकाल देता है। ना चाहते हुए अमन को ही अपनी सुपर कार को साफ करनी पड़ती है। शिट मैन शिट, व्हाट इज दिस शिट? क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं मुझे? इन गांव वालों को तो अच्छे से सबक सिखाना होगा मुझे। अमन मंत्री जी का लड़का होने के कारण बहुत ही घमंडी था, और अब तो सुपर कार हाथ में आने की वजह से वो गांव के लोगों को बहुत ही नीचा दिखाने लगता है। अमन एक बार ऐसे ही गांव में घूम रहा था, तब एक औरत अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जा रही थी कि तभी अमन वहां सुपर कार लेकर आता है। तब वो औरत कहती है, अमन बाबू, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप हमें अपनी सुपर कार से शहर के अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी हम गरीब पर। छी छी छी, तुम जैसे गरीब और गंदे लोगों को मैं अपनी सुपर कार में बिठाऊंगा? अरे मुझे क्या पागल समझ रखा है तुमने? तुम लोग मेरे कार में बैठ नहीं सकते और ना ही इसे छू सकते हो। बड़ी आई सुपर कार में बैठने वाली। ऐसा कहकर अमन वहाँ से चला जाता है। तब वो औरत कहती है, भगवान करे एक दिन इसे अच्छा सबक सिखाए और हम गरीब ही इस अमन के काम में आए। फिर से एक बार अमन गांव से हाईवे जा रहा था कि तभी गांव में आने वाले रास्ते पर एक बहुत बड़ा स्पीड बम बन के रहता है। अमन तेजी से कार को चलाकर उस स्पीड बम को देख नहीं पाता और अमन की सुपर कार संभल पाने से पहले ही उस स्पीड बम से टकरा जाती है और पलटकर पास वाले कुएं में जा गिरती है। अमन की सुपर कार उस कुएं के अंदर डूब रही थी कि तभी अमन कहता है, अरे बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, अरे मुझे कोई तो बचाओ। अमन ऐसा कहकर चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुनकर गांव वाले भागते हुए उस कुएं के पास पहुंचते हैं। तब एक गांव वाला उसे कहता है, अरे अमन बाबू, हम तुम्हें कैसे बचा सकते हैं? जब हम तुम्हारी सुपर कार को भी हाथ नहीं लगा सकते, फिर तुम्हें हाथ लगाने की गुस्ताखी हम कैसे कर सकते हैं? वो क्या है ना कि हम गरीब है, हमारी औकात नहीं है आपको छूने की। अब आप ही बोलो, हम क्या करें अमन बाबू? अरे मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ उसे भूल कर मुझे बचा लो प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अमन को ऐसे चिल्लाते हुए देख लोगों को उस पर दया आती है। तभी एक गांव वाला एक जाल लेकर आता है और सुपर कार के ऊपर डाल देता है। बाद में रस्सी से बांधकर सभी गांव वाले उसे मिलकर कुएं से ऊपर खींचने लगते हैं। अमन सुपर कार के साथ कुएं से बाहर आता है और कहता है, गांव वालों, प्लीज मुझे माफ कर दो,
आपने मेरी मदद की। आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर हाँ मैं वादा करता हूँ पिताजी से कहकर गांव में मैं सारी सुविधाएं धीरे धीरे करके ले आऊंगा। उस दिन के बाद से अमन सारे गांव वालों के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगता है और कुछ ही दिनों में गांव में रोड, अस्पताल, स्कूल और भी कई सुविधाएं करवाता है। पहले जो लोग अमन से नफरत करते थे अब वो ही सारे उसके गुणगान गाने लगते हैं। स्टीम इंजन रिस्टोरेशन। एक गांव में एक जगह पर गरीब लोगों की बस्ती थी जो जंगल में लकड़ियां तोड़कर बेचा करते थे। उस बस्ती से होकर एक ट्रेन ट्रैक गई थी, पर उस ट्रैक से कभी भी कोई भी ट्रेन नहीं गुजरती थी। बस्ती के बच्चे उस ट्रैक पर खेला करते थे। जरूरत के सामान लाने के लिए उन्हें पैदल जाना पड़ता था। एक बार गांव का सरपंच बस्ती की तरफ आता है, तब उसका पैर ट्रैक से टकराकर वो नीचे गिर जाता है और उस पर बच्चे हंसने लगते हैं। सरपंच बस्ती के मुखिया के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे मुखिया जी, ये ट्रैक यहाँ से हटवा दो, इसकी वजह से आज मैं नीचे गिर गया। ये ट्रैक किसी काम की नहीं है। नहीं नहीं सरपंच जी, देखना एक दिन इस ट्रैक से ट्रेन दौड़ेगी। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनेगा जिस वजह से हमें काम भी मिलेगा। अरे भाई, कोई भी नहीं करेगा ये काम, ना सरकार और ना ही कोई नेता। कम से कम इस लोहे की ट्रैक को उखाड़कर इसे भंगार में तो बेच दो। कुछ दिनों का तुम लोगों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। लेकिन मुखिया सरपंच की बात को मना कर देता है। बस्ती वालों को भी सरपंच की बात अच्छी नहीं लगती है, पर मुखिया के सामने वो कुछ नहीं बोलते। बस्ती के लोग गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते थे, पर मुखिया को पूरा विश्वास था कि अगर बस्ती से ट्रेन शुरू हो गई तो बस्ती के लोगों की तरक्की जरूर होगी। उन्हें काम मिलेगा तो पैसे आने लगेंगे और पैसे रहेंगे तो वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। पर सरकारी ऑफिसर ये होने नहीं दे रहा था। ऐसे में ही एक बार गांव में कलेक्टर आते हैं और बस्ती में जाकर उन लोगों से कहते हैं, सुनो बस्ती वालों, आप सब लोग ये बस्ती जल्द से जल्द खाली कर दो। वैसे भी यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ रहकर कुछ होने वाला भी नहीं आप लोगों का। हम आप लोगों को दूसरी जगह पर मकान बांध कर देंगे। ये सुनकर वहां के मुखिया कहते हैं, इतना ही अगर हमारे बारे में सोच रहे हो कलेक्टर जी, तो यहाँ ट्रेन की सुविधा क्यों नहीं कर देते? हमारी तरक्की अपने आप हो जाएगी। मुखिया कलेक्टर की भी बात नहीं सुनता। दरअसल सरपंच और कलेक्टर मिलकर बस्ती के लोगों की जगह को हड़पना चाहते थे और ये बात मुखिया बहुत ही अच्छे से जानता था। एक बार की बात है, सोहन जो कि सरपंच का ही बेटा था, वो गांव आता है। तब वो बस्ती को और उस ट्रैक को देखता है और वो सोचता है, अरे कितने साल हो गए, आज तक ये बस्ती वैसी की वैसी ही है, कुछ भी तरक्की नहीं हुई इस बस्ती की। सोहन बहुत ही अच्छे दिल का लड़का रहता है। वो बस्ती के मुखिया से मिलने चले जाता है। मुखिया सोहन को सारी बात बताता है। तब सोहन उनकी परेशानी दूर करने का वादा उनसे करता है और वह दूसरे दिन शहर जाकर वहां अपने दोस्त के यहाँ पर रखे हुए खराब और जंग चढ़े हुए एक स्टीम इंजन को देखता है। उसे देखकर वो कहता है, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो गया, बस मुझे तुम्हारा ये स्टीम इंजन चाहिए। अरे पर तू इस भंगार का क्या करेगा? सोहन अपने दोस्त को बस्ती की सारी बात बताता है। उसका दोस्त भी उसे मदद करने की सोचता है। तब सोहन उस जंग चढ़े स्टीम इंजन का रिस्टोरेशन करता है। कुछ दिनों में ही वो इंजन एकदम से तैयार हो जाता है और उस इंजन को लेकर सोहन बस्ती में आता है। उस स्टीम इंजन को कुछ रेन के डिब्बे भी वो जोड़ देता है। सोहन ये सब कर रहा था। ये बात सरपंच जी को पता नहीं थी। सोहन खुद सरकार से बस्ती के लिए रेलवे स्टेशन की मंजूरी भी ले लेता है। गांव वाले जिस वजह से बहुत ही खुश हो जाते हैं। मुखिया उनसे कहता है, सोहन बेटा, तुम्हारा किस तरह से धन्यवाद करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम हमारे लिए भगवान बन गए हो बेटा। अरे मुखिया जी, ये कैसी बात कर रहे हो? ये तो मेरा फर्ज था और अपने गांव के लिए ही तो मैंने ये सब कुछ किया है। जो बात आज तक किसी ने नहीं की वो आज सोहन ने कर दिखाई। पर जब ये बात सरपंच को पता चली तब उसे अपने ही बेटे पर बहुत गुस्सा आया और वो उससे कहता है, अरे मूर्ख, मेरे सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया तुमने। तुम्हें क्या जरूरत थी उन गरीबों के बीच में जाने की? अरे पिताजी, उन्हें भी तो आगे बढ़ने का अधिकार है और मैंने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए खर्च करने के लिए।
उस पुराने स्टीम इंजन को ही रिस्टोर करके उसी ट्रेन को मैं इस ट्रैक पर चला रहा हूँ। अच्छी है तुम्हारी जन सेवा बेटा, बस मेरी ही सेवा करना भूल गया तू। अरे पिताजी, मुझे तो आपकी ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें कुछ समझ नहीं आती। मैं जा रहा हूँ, आज ही स्टीम इंजन ट्रेन का उद्घाटन है। ऐसा कहकर सोहन वहां से चला जाता है। सरपंच अपने ही नसीब को कोसते रहता है। उस दिन बस्ती के लोगों के लिए उत्सव से कम नहीं था। आखिरकार उस दिन से बस्ती से ट्रेन चालू हो गई। नया रेलवे स्टेशन भी बन गया। बस्ती के लोगों को उनके हिसाब से काम भी मिल गया। रोजगार मिलने की वजह से बस्ती के लोगों की हालत सुधारने लगी। उनके अब पक्के मकान भी बन गए। सब हंसी खुशी से चल रहे थे। ऐसे में ही पूरी जगत में महामारी फैल जाती है। लॉकडाउन चलने लगता है। गांव में महामारी बड़ी ही तेजी से फैलने लगती है। तब अस्पताल भी कम पड़ रहे थे। तब मुखिया सरपंच से कहता है, अस्पताल कम है तो क्या हुआ, हमारा ये स्टीम इंजन ट्रेन है ना, इस स्टीम इंजन ट्रेन को एक अस्पताल के जैसे कर देंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। सरपंच को भी मुखिया का ये आइडिया पसंद आता है। फिर क्या, उस स्टीम इंजन ट्रेन को अस्पताल के जैसे बनाया जाता है और वहां पर मरीजों का इलाज किया जाता है। इस तरह से महामारी के काल में उस स्टीम इंजन ट्रेन को इस्तेमाल किया जाता है। बस्ती के लोग भी अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं। बस्ती के लोगों का ये योगदान देखकर सरपंच को अपने आप पर शर्म आती है और वो सबसे कहता है, मैंने आप लोगों को बहुत सताया था, पर आज देखो इस गांव में कोई मदद कर रहा है तो वो तुम लोग हो। इस कठिन काल में आप लोगों का सहयोग बहुत ही काबिले तारीफ है। सरपंच उन लोगों का सत्कार करता है और कुछ ही दिनों में सब ठीक ठाक हो जाता है और सब अपने काम पर वापस लग जाते हैं।